पोल साइंस एनालाइज चैनल देखने वाले सभी को नमस्ते। संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा हमने कर लिया था। आज का विषय है लोकसभा का गठन, उसकी सीटें, लोकसभा के सदस्य, अधिकतम सदस्य, एंग्लो इंडियंस को कब हटाया, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया, 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 225 से सीटें कैसे बढ़ाई। तो लोकसभा निम्न सदन, लोकसभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल है, यानी लोगों का सदन है। लोग सीधे वोट डाल करके लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको बढ़ाया गया था। इससे पहले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 होती थी। अनुच्छेद 81(1) कैम के अनुसार सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। अनुच्छेद 81(1) खैम के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते। अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि प्राप्त नहीं है तो उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है बच्चों कि 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। हालांकि 17वीं लोकसभा में और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। यानी जिन में स्थान आरक्षित थे और आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर दिया था वो बने रहेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने पक्ष के उम्मीदवार से अधिक मत प्राप्त करता है। अर्थात इस चुनाव प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। लोकसभा के सदस्यों की शर्तें, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वह भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से पागल या दिवालिया ना हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में निर्वाचित किया जा सकता है। लोकसभा की अवधि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। इसका विघटन 5 वर्ष के बाद किया जाता है या उससे पहले भी हो सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित समय अवधि से पहले भंग कर सकता है। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न हो और आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, इस पर संविधान मौन है। अर्थात संसद जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है, बशर्त यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, यानी आपातकाल की घोषणा व्यवहारिक हो। नोट 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पुनः 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करके लोकसभा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। संसद सदस्यों का पद रिक्त होना, यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो दोनों में से एक सदन का सदस्य रह सकता है, तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा के पदाधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया गया है जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं पहले उपाध्यक्ष एम अनंत अयंगर 1952 से 56 थे। संविधान के अनुच्छेद 95(1) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 95(2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वो सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य, लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना तथा कार्रवाई को व्यवस्थित व नियंत्रित करना होता है। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता डिस्क्वालीफाई पर फैसला करेगा। लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा, किसको कितना समय मिलेगा। लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति क्या होती है, जितने भी उस सदन के सदस्य हैं उसका 1/10 होने चाहिए। जैसे कि लोकसभा के 543 सदस्य हैं तो 54 सदस्य होंगे तभी गणपूर्ति मानी जाएगी। और गणपूर्ति का मतलब है कि संसद की कार्रवाई के लिए गणपूर्ति जरूरी है, यानी 54 सदस्य लोकसभा के लिए जरूरी हैं। राज्यसभा के लिए भी 1/10 सदस्य अनिवार्य हैं गणपूर्ति के लिए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। शपथ ग्रहण करवाने के बाद उसका काम समाप्त हो जाता है। लोकसभा महासचिव, लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। इसको चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करता है एवं यह
संसद का स्थायी अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं। संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, परंतु शर्त सिर्फ यह है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है एवं इस संदर्भ में संसद में उस पर मतदान नहीं होता। लोकसभा में उसके कार्यों व आचरण के संबंध में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है एवं उसके पास दूसरे सदन राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं, जैसे कि विधायी शक्तियां। सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 तथा वित्त विधेयक प्रकार 1 सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। ध्यान रहे बच्चे, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने भी विधेयक और बिल होते हैं उन पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसलिए सरकार और कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। वित्तीय शक्तियां। वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्तियां हैं राज्यसभा की अपेक्षा, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है, इसकी पुष्टि लोकसभा का अध्यक्ष करता है और ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं और ये ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अग्रिम सहमति से ही पेश किए जाते हैं। अन्य शक्तियां। लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती हैं। राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा न करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है। संसद में नेता। संसद के नेता से अभिप्राय सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है। प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो। संविधान में इस पद के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। सदन के नियम एवं संविधि के में उल्लेख। विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में से एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अतः विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने अनिवार्य हैं। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका कार्य सरकार के कार्यों की सकारात्मक आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1977 में भारत में विपक्ष के नेता के पद को विपक्षी नेता
वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा वैधानिक बना दिया गया तथा विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया। इस सांविधिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते कैबिनेट मंत्री के वेतन और भत्ते के समान होते हैं। वर्ष 1969 में विपक्ष के पहले नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह को तथा राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। बच्चे ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 1977 में पहली बार विपक्ष के नेता को संवैधानिक प्रावधान दिया गया और पहला लोकसभा में विपक्ष का नेता राम सुभग सिंह और राज्यसभा में विपक्ष का नेता श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है। संसद के नियम एवं संविधि के उल्लेख में भी विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। सहचेतक या व्हीप, प्रत्येक राजनीतिक दल अपना सहचेतक और व्हीप निर्धारित करता है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन में की जाती है, क्योंकि सहचेतक अपने राजनीतिक दल में एक सुशासन या अनुशासन बनाए रखते हैं, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक दल एक मत के साथ काम करे, ऐसा सहचेतक या विपक्ष व्हीप का काम होता है। वह संसद में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है एवं संबंधित सदस्यों पर व्हीप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। इस पद का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही सदन के नियम एवं संविधि में है, लेकिन व्यवहार में जरूर है। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। संसद के सत्र। संसद समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए एकत्र होती है और भारत में साधारणतया 3 बार संसद में सत्र आयोजित होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए लोकसभा के कार्य, लोकसभा के सदस्यों का वेतन भत्ते, उनकी योग्यताएं, अयोग्यताएं, उनका कार्यकाल, स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य एवं शर्तें, संसद में लोकसभा के कार्य एवं शर्तें और संवैधानिक उपबंध के बारे में आज हमने किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल के लिए हम करेंगे संसद की शब्दावली, संसद के सत्र, बजट सत्र आदि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।